अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और इस वीडियो में मैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के जो है वो फार्मडी के लिए जो एंट्री टेस्ट हुए हैं 2024 में इस साल, तो उसके जो पेपर है केमिस्ट्री का पोर्शन वो इस वीडियो में मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट दिया है तो वो अपने आंसर कीज़ को भी चेक कर सकेंगे, या वो स्टूडेंट जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं फार्मडी के एंट्री टेस्ट की डाउ यूनिवर्सिटी के लिए, तो उनके लिए भी ये जो है वो लेक्चर जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा और उनको पता लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस केमिस्ट्री में जो है वास किए जाते हैं फार्मडी के एंट्री टेस्ट में। ठीक है, तो 25 क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री को जहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा। तो केमिस्ट्री पोर्शन से, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट MCQs आया है कि हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम्स इन इथाइलिन मॉलिक्यूल। कि इथाइलिन मॉलिक्यूल में दो कार्बन एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। तो इथाइलिन किसे कहते हैं? इथाइलिन जैसे कि आप जानते हैं कहा जाता है दिस इज द कॉमन नेम ऑफ इथीन। तो इथीन को ही इथाइलिन कहा जाता है। और अगर मिथीन का स्ट्रक्चर बनाएं तो वो लाइक किस तरह से होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, देन उसके बाद हाइड्रोजन इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली इथीन। अब इसमें दो कार्बन एटम के बीच में कह रहे हैं कि कितने बॉन्ड हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो कार्बन के बीच में ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है और ये हमारे पास एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो उसका मतलब कि एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड जो है वो दो कार्बन एटम्स के बीच में मौजूद है। तो इसका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिस इज वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। सो वन सिग्मा एंड वन पाई। तो ये हमारा करेक्ट हो गया कि एक सिग्मा बॉन्ड है इसमें और एक हमारे पास पाई बॉन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो वो कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इज आल्सो नोन एज। कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास है, दिस इज वन वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल। अब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होती है तो उसको हम लोग कहते हैं दिस इज सेकेंडरी बॉन्ड कहते हैं, या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कहते हैं उसको हम। इसी को वैन डेर वाल्स फोर्सेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो हमारे पास जो है वो वैन डेर वाल्स फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो बाकी जो कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड वो तो एटम्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अगर वाटर के अंदर बोला जाए कौन सा बॉन्ड है तो वो कोवेलेंट है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े। लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से जो है वो वैन डेर वाल्स फोर्सेस के थ्रू जुड़ता है और उसके अंदर, और उसकी भी अलग अलग टाइप्स होती हैं। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्सेस। क्वेश्चन 3 है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ml इथेनॉल डिसॉल्व इन 80 ml ऑफ वाटर। कि 20 ml इथेनॉल को अगर 80 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या परसेंटेज मिलेगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इसका एक सिंपल फार्मूला होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना है तो हम इसको क्या करते हैं, जितना सॉल्यूट का वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर देंगे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये 20 हमारे पास जो है वो 20 ml हमारे पास सॉल्यूट का वॉल्यूम आ गया। चूँकि इथेनॉल यहाँ पर हमारे पास दिस इज एक्चुअली अ सॉल्यूट, और 80 ml ऑफ वाटर ये हमारे पास सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशन टोटल 80 + 20 हमारे पास कितना हो गया, 100 हो गया। तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो 20 डिवाइड बाई 100, तो 21 ज़ा 20 और फिर 25 ज़ा 100। ठीक है, तो अब 1/5 इसका हमारे पास आंसर आया। अच्छा, अगर इसमें ऑप्शन हम देखेंगे तो इन चारों में हमारे पास 1/5 जो है वो आंसर में नहीं आ रहा परसेंटेज के लिहाज से, तो उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 भी इसको करना पड़ता है ना, मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब मल्टीप्लाई बाय 100 इसको हम कर देंगे तो दिस विल बी 20%। ठीक है, तो ये हमारे पास 20% इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका सिंपल फार्मूला फिर यही है कि जो
इथेनॉल है तो जो मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है उसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। तो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग फॉर्मेलिन इस्तेमाल करते हैं, सी ऑप्शन। फॉर्मेलिन हमारे पास क्या होता है, इट इज एक्चुअली अ सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, या 40% सॉल्यूशन होता है, तो दिस इज एक्चुअली 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ है, डाउन सेल इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ। डाउन सेल को हम इस्तेमाल करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और सोडियम मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सेकेंड ईयर की जो बुक है, चैप्टर नंबर, ओल्ड बुक की बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 3 से ये लिया गया है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। 6 है, विच व्हेन HCl रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड देन दिस गैस इज प्रोड्यूस्ड। जब HCl सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। तो HCl और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करने से हमारे पास जो है वो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 7 है, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक लेयर ओवर आयरन इज कॉल्ड। तो आयरन के ऊपर जिंक को कोट कर देना, ये हमारा सेकेंड ईयर चैप्टर 5 से हमसे यूज लिया गया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो आयरन के ऊपर जब जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है और इसके नतीजे में आयरन जो है वो रस्टिंग से जो है वो महफूज हो जाता है, बच जाता है। क्वेश्चन 8 है, इफ टू एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देन दे आर डैश। अगर दो एलिमेंट्स के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है तो उन्हें क्या कहा जाएगा। तो देखो आइसोटोप्स में क्या होता है, आइसोटोप में दो एलिमेंट्स के जो है हमारे पास एटॉमिक मासेस सेम होते हैं, ठीक है, तो ये सेम एटॉमिक मासेस होते हैं, तो हमारे पास ये तो नहीं होगा। आइसोबार में हमारे पास दो डिफरेंट एलिमेंट्स के सेम एटॉमिक सेम मास नंबर होते हैं। दो एलिमेंट का सेम मास नंबर आ जाएगा तो हम वो कहेंगे वो आइसोबार से। आइसोमर तो ऑर्गेनिक में होता है, तो दो कंपाउंड के सेम फार्मूला, दो कंपाउंड का सेम फार्मूला आ जाए, दिस इज आइसोमर। और आइसोटोन किसे कहा जाता है कि अगर दो एलिमेंट्स में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाए तो इनको कहा जाता है आइसोटोन्स। तो ये पूछा गया कि अगर दो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर सेम है तो उनको कहा जाएगा डी आइसोटोन्स, उन एलिमेंट्स को। इस तरह से क्वेश्चन 9 है, ड्यूरिंग अल्फा डीके द मास नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई डिक्रीजेस बाय। जब अल्फा रे की एमिशन होती है किसी भी एलिमेंट से तो उसका मास नंबर कितना कम होता है। अब हम जानते हैं कोई भी एलिमेंट एक्स है और अगर वो अल्फा रे उसमें से निकल रहा है तो अल्फा रे से पूरा हीलियम न्यूक्लियाई निकल रहा है He2 4, तो हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना कम हो जाएगा, मास नंबर कितना कम हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा Z-2 और मास नंबर हो जाएगा A-4, ठीक है। मीन्स के चार एटॉमिक मास जो है वो 4 जो 4 वैल्यूज की कम हो जाती है, 4 यूनिट्स, जबकि एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट्स कम होती है। तो मास नंबर कितना कम हो रहा है, तो ये 4, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, चूँकि जो A-4 हो जाता है, चूँकि हीलियम न्यूक्लियस निकल गया तो मास नंबर 4 निकल गया, पेरेंट न्यूक्लियाई में से डॉटर न्यूक्लियाई जो बचा उसमें मास नंबर हमारे पास 4 डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का चैप्टर 3 है, ओल्ड बुक्स है, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स है, कि बोहर ने कहा था, बोहर का पोस्टुलेट था कि MVR बराबर होता है हमारा NH/2 पाई। तो इसका आंसर NH/2 पाई होगा। जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट में घूमता है तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है H/2 पाई के, ठीक है। 11th है, इन C2O2H4 द परसेंटेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज डैश। रेस्पेक्टिवली बतानी है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को। परसेंटेज निकालने का आसान तरीका होता है, जैसे अगर हम कार्बन के निकालना चाहेंगे तो उसका तरीका क्या होगा कि कार्बन कितना है इसमें 24 है ना ये, और अगर इस उसको डिवाइड कर देंगे इस पूरे से, इस पूरे के लाइक मॉलिक्यूलर मास से वो 60 आ जाएगा हमारे पास, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 40% आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन के लिए अगर निकालना है तो दिस इज 32 हो गया, डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारा आ जाएगा 53.33। इसी तरह हाइड्रोजन के लिए निकालना है तो दिस इज 2 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आंसर आ जाएगा 6.67। तो ये तीनों के परसेंटेज रिस्पेक्टिवली ए में करेक्ट है।
क्वेश्चन 12 है, इन अमाइड NH2 ग्रुप इज अटैच टू। अमाइड हमारे पास कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ NH2 ग्रुप अटैच होता है, इस कंपाउंड्स को हम लोग अमाइड कहते हैं। तो अमाइड में NH2 ग्रुप अटैच किसके साथ होता है, ये इस ग्रुप के साथ होता है, C डबल बॉन्ड O, और ये इस ग्रुप को आप जानते हैं कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 13th एलिमेंट इन अ ग्रुप हैव सेम। अगर एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके पास सेम क्या होंगे, लाइक लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स उनके पास सेम क्या होंगे। देखिए एटॉमिक नंबर सेम नहीं होगा, एटॉमिक मास भी अलग अलग होंगे इनके, लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमारा लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन वो सेम होंगे। जैसे कि कोई भी एलिमेंट ग्रुप 1 से बिलोंग कर रहा है तो उसके मतलब उन सबके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप नंबर ऐसे ही आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल बताता है। क्वेश्चन 14 है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज विद इंक्रीज द नंबर ऑफ शेल बिकॉज डैश। कि जब हम नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज ए ऑप्शन द वैलेंस शेल गोज फॉर, और वैलेंस शेल दूर चला जाता है, और न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस ही एटॉमिक रेडियस कहलाता है। तो एटॉमिक रेडियस सब जानते हैं कि न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस, तो ये कहलाता है एटॉमिक रेडियस। अब जब शेल बढ़ेंगे तो वैलेंस शेल दूर जाएगा न्यूक्लियस से, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। 15th द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज कॉल्ड, दैट्स रियली इजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है सिंपल ये। 16th विच विटामिन्स आर वाटर सॉल्युबल। अब आपको पता है विटामिन्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, कुछ विटामिन्स हमारे पास होते हैं वाटर सॉल्युबल जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, और कुछ हमारे पास होते हैं जिनको हम कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं, बस दो होते हैं, बी एंड सी, और बाकी जो है वो विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सारे हमारे पास फैट सॉल्युबल होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। 17th क्वेश्चन है, बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। बेरी बेरी जो है वो एक डिजीज है, एक बीमारी है। तो ये बीमारी किसकी डेफिशिएंसी से, किसकी कमी से होती है बॉडी में, तो विटामिन बी की जब कमी होती है ना तो हमें बेरी बेरी जो है वो उसकी डिजीज हो जाती है। विटामिन सी की जो इंपॉर्टेंट डिजीज होती है उसको हम याद रखते हैं स्कर्वी। विटामिन डी के लिए हम लोग याद रखते हैं उसकी इंपॉर्टेंट डिजीज रिकेट्स। विटामिन के तो है वो इनफर्टिलिटी। तो ये सारे अलग अलग डिजीज हैं। तो जो विटामिन बी है उसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होता है, और बेरी बेरी एक तरह का, जैसे कि मैंने बताया कि डिजीज, और कौन सी कार्डियक डिजीज है, मतलब दिल की बीमारी है। 18th एक्वा रीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ। तो ये भी सेकंड ईयर का चैप्टर 4 से लिया गया है। एक्वा रीजिया दो एसिड्स का मिक्सचर होता है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, इसको 3:1 के रेशियो में मिलाया जाता है। और एक्वा रीजिया के बारे में आप जानते हैं कि गोल्ड को डिसॉल्व कर देता है, दिस इज द लिक्विड विच कैन डिसॉल्व गोल्ड। 19th है, अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड हीलियम विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन हीलियम के अलावा लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो 1 है, हीलियम का हमारे पास 4 होता है, लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का 9 होता है, बोरोन का 11 और कार्बन का 12। तो सिंपल इसका आंसर लिथियम हो जाएगा, Li। 20 है, विच लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 से आया है एमसीक्यूज, ओल्ड बुक से, कि हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए कौन से लॉ इस्तेमाल की जाती है, तो हेस लॉ को यूज करते हैं। तो पूरा नाम होता है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। तो ये लॉ आपने पढ़ा होगा, तो ये लॉ जो है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल लिक्विड। इसमें से कौन सा एक वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल मीन्स हाईली एवोपरेटिंग, जो तेजी से एवोपरेट हो जाए। फिनॉल नहीं हो सकता चूंकि फिनॉल तो हमारे पास एक सॉलिड होता है। डीजल भी नहीं हो सकता चूंकि लिक्विड तो होता है, लेकिन ये हमारे पास वोलेटाइल नहीं होता, नॉन वोलेटाइल होता है। इसी तरह से वाटर भी नहीं होता चूंकि वाटर भी वोलेटाइल लिक्विड में शुमार नहीं होता, नॉन वोलेटाइल में शुमार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो गया बेंजीन। बेंजीन वाहिद है जो कि हमारे पास जो है वो क्या होता है बेटा, ये वोलेटाइल लिक्विड होता है। 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हाइड्रोनियम माइन। इनमें से हाइड्रोनियम माइन कौन से चारों में से, तो इसका सी ऑप्शन है। H3O प्लस को हाइड्रोनियम माइन कहते हैं, इसी को हम लोग जो है वो प्रोटोनेटेड वाटर भी कहते हैं, दिस इज सेम। बाकी NH4 प्लस जो हमारे पास है दिस इज डिफरेंट, दिस इज अमोनिया माइन। OH माइनस है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड आइन, तो ये हाइड्रोक्साइड आइन है। H2O2 ये एक आइन है ही नहीं, ये कंपाउंड है, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड।
क्वेश्चन 23 नॉन मेटल्स हैव डैश। नॉन मेटल के पास क्या होती है? तो नॉन मेटल्स हमें पता है इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सारे नॉन मेटल्स की, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। दैट्स वाई हम नॉन मेटल्स को कहते हैं कि वो किस नेचर में कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, चूँकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हाई होती हैं। जैसे फ्लोरीन एक नॉन मेटल है, 4.0 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्वेश्चन 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फर बेस्ड कंपाउंड हैज अ रोटन एग लाइक स्मेल। सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल किसकी होती है? तो H2S की होती है। सिंपल, आपने पढ़ा होगा उसको, दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड, तो उसकी स्मेल रोटन एग लाइक होती है। तो ये सेकेंडरी चैप्टर 4 से एमसीक्यूज लिया गया है। क्वेश्चन 25 स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज डैश। मीन्स एसटीपी पर हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? तो वो टेम्परेचर हमारे पास होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या उसको ये भी कह सकते हैं 273 केल्विन। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बेटा ये सारे एमसीक्यूज थे जो कि जो है वो पूछे गए डाउ के फार्मडी के टेस्ट में। तो आई होप सो कि नॉट वेरी डिफिकल्ट, आसान एमसीक्यूज थे। तो अगर आपको इसके अलावा पास्ट पेपर्स अगर आपको और रिक्वायर्ड हैं डाउ के फार्मडी के लिए या किसी भी और यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं इस नंबर पे। ये नंबर यहाँ पर मेरे गिवन है 0300-215-2272। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो फिर मैं आपको जो है वो PDF पास पेपर्स वगैरह के जो है वो या मटेरियल आपको चाहिए, नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस के लिए MCQs चाहिए, तो मैं जो है वो आपको सेंड कर दूंगा। तो ये मेरा नंबर है, इसको आप सेव कर लें। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को आगे आने वाले जो भी टेस्ट आप देने वाले हैं उसके लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।